आप सभी लोगों को मेरा अभिवादन और ख़ासकर मुक्ति पथ के साथियों के लिए कि उन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया। नमस्ते कर लीजिए लोगों को। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं कुछ बातें जो हम जिस समय में रह रहे हैं और उस समय में हमारी रचनात्मकता किस तरह की हो, कैसा क्या, उस पर मैं थोड़ा बातचीत करना चाहता हूँ। ये तो हम सब जानते हैं कि भयावह और बर्बर समय में रह रहे हैं। एक समय में मेरे गुरु परमानंद श्रीवास्तव कहा करते थे कि ये कठिन समय है, लेकिन मुझे लगता है कि एक बर्बर समय है जहाँ सारी भयावहता अपने उपस्थित है। लेकिन ये हमारे समय के लिए, हमारे समाज के लिए कठिन समय नहीं है, ये हमारी कविता के लिए भी कठिन समय है। और मुश्किल ये है कि दुनिया भर के जो समर्थ क्रांतिकारी साहित्य लिखा गया है वो ऐसे वक्त में लिखा गया है जिसमें जीवन असह्य हो जाए और जो शासक वर्ग हो वो उसका दमन शुरू हो जाए। अब देखिए कि रूस में उस दौर में कितना समर्थ साहित्य लिखा गया, जब लेखकों को साइबेरिया के शिविर में भेज दिया जाता था। मुझे याद आता कि दास्तोवस्की ने एक अद्भुत उन सारे समय को लेकर, उस सारी चीज़ों को लेकर उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है। तो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते, हम लोग छोटी मोटी विपत्तियों से डर जाते हैं, लेकिन आप कल्पना करिए वहाँ जहाँ जीना ही मुहाल हो, वहाँ एक बेहतर साहित्य लिखा जा रहा है। तो इसी तरह से पाब्लो नेरुदा की याद कर सकते हैं आप, ब्रेख्त की याद कर सकते हैं, नाजिम हिकमत की याद कर सकते हैं। तो उस अंधेरे समय में, उस कठिन समय में जहाँ जीना लगभग असंभव हो जाए, उस बीच में रचनात्मक जन्म लेती है। हम सब जानते हैं अच्छी रचनाएं उन्हीं जगहों पर लिखी जा रही हैं जहाँ जनसंघर्ष बहुत तेज है, जहाँ समाज में जद्दोजहद फैला हुआ है। तो आज का जो समय है, मुझे लगता है कि बार बार इस संकल्पना होती है, एक झूठा समय है, एक झूठ का साम्राज्य। मुझे बार बार लगता है कि गोबेल्स ने कहा था अगर किसी झूठ को अगर आप 100 बार बोलते हैं तो सच हो जाता है। तो लगभग इसी तरह की चीज़ है। और ये मुझे ये नहीं लगता है कि केवल ये हमारे देश की ही दशा है, पूरी दुनिया में आप देख लिए पोस्ट ट्रुथ की बातें हम लोग करते रहते हैं कि झूठ को इस तरह बोला जाए कि वो सच ले लग जाए। तो इस तरह से कहा जाए कि सच को लगातार अपदस्थ करने की कोशिश की जा रही है और झूठ को सिंहासन दिया जा रहा है। दुनिया का सबसे झूठा आदमी संभव है कभी किसी देश का राष्ट्रपति बन जाए, एक हत्यारा किसी रियासत का वजीर बन जाए। ये असंभव कल्पना नहीं रह गई। बार बार ये लगता है कि रियलिटी और फैंटेसी की जो विभाजक रेखा है वो लगभग खत्म हो गई। हमारी जो रियलिटी है वो फैंटेसी के आगे पहुंच गई है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हमारे समाज में घट रही है। तो अब आपसे बातचीत करते हुए मुझे मुक्तिबोध भी याद आते हैं, बहुत सारे लोगों को मुक्तिबोध याद आते हैं, उनकी कविताओं की तमाम बिंब याद आते हैं। अंधेरे में कविता की याद आ जाती है। एक कविता उनकी जैसे भूल गलती, उन्होंने लिखा, भूल गलती आज बैठी है जिरह बख्तर पहनकर, भूल गलती आज बैठी है जिरह बख्तर पहनकर, तख्त पर दिल के चमकते हैं खड़े हथियार। तो ये जो बातें हैं मुक्तिबोध ने कब लिखा होगा, मुक्तिबोध गए बहुत अरसा हो गया, लेकिन आज ये कविताएं कितनी प्रासंगिक लगती हैं, कितनी प्रासंगिक लगती हैं। और लगातार मुक्तिबोध को पढ़िए तो लगातार जो उन्होंने कविताएं लिखी हैं वो जो मोहभंग होता गया है लगातार। आज़ादी के बाद जो सपने देखे गए थे उनका लगातार खत्म होते गए, हमारी सामूहिकता को नष्ट कर दिया गया एक, और ऐसी स्थिति बना दी गई लगातार कि हम एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखने लगे, हमारा भरोसा एकदम लगभग टूट जाए। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? मैं कभी सोचता हूँ एक पाठक के हिस्से से, तो मुझे ये बार बार लगता है कि जब से राजनीति में धर्म का प्रवेश हुआ है ये भयावहता बढ़ गई है।
मैं भगत सिंह की नोटबुक पढ़ रहा था, जिसमें उनके पास उनकी किताब आई है, जिसमें बहुत सारे लोगों के उन्होंने उद्धरण लिखे हुए, जिसमें उन्होंने लिखा था कि अगर राजनीति और धर्म दोनों मिल जाएं तो वो विष का काम करते हैं। आप कल्पना करिए ना, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि धर्म विष है, धर्म अफीम है, लेकिन अब इसके आगे की स्थिति है। अफीम से थोड़े देर के लिए आदमी अचेत हो सकता है, मर नहीं सकता है, लेकिन इससे तो जो विष है जो हमारे पूरी धमनियों में फैल रहा है। और एक गालिब की भी एक अद्भुत शेर हुआ है। अब देखिए, बहुत अद्भुत मुझे लगता है कि वो बगीचा ये अफ्ताल है दुनिया मेरे आगे। बगीचा ये अफ्ताल का अर्थ हुआ बच्चों का खेल। बगीचा ये अफ्ताल है दुनिया मेरे आगे, होता है सब रोज तमाशा मेरे आगे। ईमा मुझे रोके है, खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है, कलीसा मेरे आगे। तो ये जो स्थिति है, आप सोचिए गालिब कब पैदा हुए थे। हमें बहुत सारे पूर्वज कवियों की याद आनी चाहिए। जो पूर्वज कवि हैं वो उन्होंने किस तरह से मतलब अपनी कविताओं में आज के वक्त को वर्णित किया है। तो अब ये देखिए, भी मुझे और भी ये लगता है कि जो राजनीति थी एक तरह से हमारे देश की, आज़ादी के कुछ एक दशक के बाद वो लगातार बदलनी शुरू हो गई, और एक दौर में राजनीति जनता से जुड़ने का कर्म था, अब वो शुद्ध व्यवसाय बन गया है। मतलब राजनीति एक ऐसा धंधा जिसमें लोग इन्वेस्ट करते हैं और फिर वो उनकी वापसी होती है। और ये बहुत आंकड़े बताते हैं कि हमारे यहाँ विधानसभाओं में या पार्लियामेंट में जो महानुभाव हैं या मान्यवर हैं, उनमें 35 से 40% लोग हैं उन पर गंभीर मामले। दूसरी एक और चीज़ जो मुझे बार बार याद आती है कि यह कि जब से राजनीति में पूंजी का प्रवेश हुआ है, तब से उसकी फिजा बदल गई। जैसा मैंने कहा ना कि पॉलिटिक्स जो है एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। आप ये भी जानते हैं पॉलिटिक्स में किस तरह के लोग आ रहे हैं। पॉलिटिक्स में ऐसे लोग आ रहे हैं, माफिया, डॉन, ये ऐसे लोग जो समाज के लिए, जिन्हें ये कहा जा सकता है कि जिन्हें जेल में होना चाहिए, लेकिन वो संरक्षित है, उनका बाकायदा संरक्षित किया गया है। एक दौर था जब ये पूछते थे कि जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पढ़न। अब ज्ञान की क्या स्थिति है? मुझे लगता है कि सारा पूंजी ही ज्ञान बन गई है। मेरे एक मित्र हैं, संपादक हैं, तो वो अद्भुत बात कहते हैं। उन्होंने कहा पूंजी ही ब्रह्म है, उसी से आदमी की मोक्ष की प्राप्ति होती है। हालांकि ये बात उन्होंने व्यंग में कही थी, लेकिन हम जो देख रहे हैं, जिस तरह का समाज, जिस तरह का समय देख रहे हैं, उसमें ज्ञान की कोई भूमिका नहीं रह गई। आदमी की काबिलियत इस बात से नहीं आंकी जाती आप कितने विद्वान हैं, आपके एसेट्स क्या हैं, आपके कितने शहरों में मकान हैं, आपके पास कितनी गाड़ियां हैं। मैं बार बार अपने कुछ समृद्ध संबंधियों कहाँ जाता हूँ, सारा कुछ बहुत भव्य दिव्य है, लेकिन एक किताब नहीं मिलेगी आपको, कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब ये दारिद्र्य है एक तरह से। हम जब बार बार आहार की बात करते हैं, आप किस तरह का आहार लेते हैं, तो उसमें आहार में केवल भोजन ही नहीं शामिल होता है, आप मानसिक खुराक किस तरह का लेते हैं। आप तो अपनी भूख, आदमी की भूख दिमाग से भी होती है ना, कि हम क्या करना चाहते हैं, सोचते हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं। ये पूरा परिक्षेत्र ही जो इलाका ज्ञान का लगभग खाली हो गया। अब उसमें जिनके पास पूंजी है, जिनके पास सत्ता है, जिनके पास न्यूसेंस वैल्यू कहा जाए इसको, वो शासक हैं इस देश के।
ये बात अब सरेआम कही जा रही है कि किसी देश को, मैं इस देश की बात नहीं, किसी देश को वहाँ का शासक वर्ग नहीं चलता है, कारपोरेट चलाते हैं। जब कारपोरेट चलाते हैं तो आप सत्ता संवर्ग को, उनके हितों का ध्यान रखना चाहिए, किसी तरह से करना चाहिए। अभी देखिए, जैसे मैंने कहा ना कि जब हम इस समय में हैं, हम कविताएं लिख रहे हैं या सोच समझ रहे हैं, तो मुझे अपने पूर्वजों कवियों के पर ध्यान देना चाहिए। थोड़ा मुड़ के देखिए तो फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता बड़ी बहुत ही लोकप्रिय हुई थी, बहुत जगह कही। उन्होंने लिखा कि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हुई है, तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? ये तुम्हारे घर के कमरे में लाश सड़ रही हो, तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? अगर हाँ, तो मुझे तुमसे कुछ भी नहीं करना। तो ये जो बात है जो कही गई है, बहुत पहले कही गई बात थी। उस समय भी बुरे लोग रहे होंगे, बुरी व्यवस्था रही होगी, लेकिन हम आज इस कल्पना से बहुत दूर हो गए हैं कि हम एक अच्छे समय में रह रहे हैं। अच्छा समय सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन वो आता ही नहीं है। हम बरसों से इंतजार करते रहते हैं कि अच्छा समय कब आएगा। और एक मरीचिका की तरह वो समय है, लेकिन एक बुरा समय भी अच्छा होता है। हम लिखते पढ़ते रहते हैं उसमें। एक बुरा समय है, जो एक ऐसी व्यवस्था, क्यों अगर ये ना है तो हमारी समानता खत्म हो जाएगी। तो बुरे समय में भी अच्छी कविताएं लिखी जाती हैं। कभी आप कुमार बिकल की बहुत सारी कविताओं में इस तरह की बातें आती हैं। फिर दूसरा आप देखिए, जैसे रघुवीर शाह की याद आती है। रघुवीर शाह की कविता है बड़ी, रामदास कविता है, बहुत मशहूर कविता है, वो हिला देती है। अब कब लिखी गई? बहुत पहले लिखी गई थी। चौड़ी सड़क पतली गली थी, दिन का समय घनी बदली थी, एक दिन उदास था और समय आ गया पास था, उसे बता दिया गया कि उसकी हत्या होगी। अब हत्याएं छिप के नहीं होती हैं, सरेआम होती हैं, क्योंकि हत्यारा जानता है कि उसको उस पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा, वो साफ साफ बच जाएगा और उसके कोई खौफ नहीं, उसको बिल्कुल नहीं। रघुवीर शाह की ये जो कविता है उसमें आप याद करिए, मार्केस का एक बहुत अद्भुत उपन्यास है, डेथ, क्रॉनिकल ऑफ ए डेथ फोरटेल्ड। सारे लोगों को पता है कि अमुक आदमी की हत्या होने वाली। हमने उस तरह को अपने शहरों में देखा है। वो पता लगता था कि बाब हत्या होगी। हम लोग, मैं गोरखपुर में रहा हूँ एक दौर में, तो सरेआम हत्याएं होती, हम लोग देखते रहते थे, खेल की तरह खेल था पूरी तरह से। आज उससे बड़ा खेल हो गया। आज आप हैरत में पड़ेंगे। मैं अभी कहीं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि अमेरिका के कैलिफोर्निया के एक जंगल में आदमी के मारने के तरीके का बताए जाते थे। अब कल्पना करिए, आदमी के मारने जाने के तरीके, कि आदमी को कैसे मारा जाए कि वो एक ही गोली में मर जाए। काफ़ी तकलीफ उस आदमी को न उठानी पड़े। तो उस स्कूल में भर्ती होने के लिए बहुत मुश्किल काम था वो, क्योंकि ऐसे नहीं कि आप जाइए और वो भर्ती हो जाइए। आप जंगल में जाएंगे तो कई जगहों पर आपकी अग्नि परीक्षाएं ली जाएंगी, आपके ऊपर कई लोग टूट पड़ेंगे, आप उनसे बचा के निकलेंगे, तब वहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो ये स्थिति है, ये हैरत में डालने वाली स्थिति। आदमी को बचाए जाने की कोशिश होनी चाहिए, लेकिन आदमी को मारे जाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे आदमी मरता है। आप हैरत में रहिए कि शार्प शूटर नाम का एक मतलब होते हैं इस समाज में, शार्प शूटर होते हैं और उनकी स्वीकृति भी होती है। मैं अपने अनुभव की बात कर रहा हूँ। लोग बातचीत करते उसके बारे में, उसने इतनी हत्याएं की, उसने ऐसे मारा वैसे मारा, ग्लोरिफिकेशन। मुश्किल यह है कि वो लोग इस तरह की बातें करते हैं जो किसी दिन शिकार भी हो सकते हैं। सामान्य लोग, बहुत ग्लोरिफिकेशन है पूरा।
मैंने देखा इसको इस समाज में। मैं कोई काल्पनिक बात में नहीं कर रहा हूँ। आपने देखा होगा गांधी जी को किस तरह मारा गया है, और गांधी जी का इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है। आप एक तरफ गांधी जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, दूसरी तरफ उसके हत्यारे ग्लोरीफाई कर रहे हैं। एक अजीब सा दौर है कि पता नहीं चलता आप क्या कर सकते हैं, कब क्या हो जाए, कब किसी आदमी को साधु बना दिया जाए, किसी को शैतान बना दिया जाए। एक अजीब तरह का खेल है ये तो। लेकिन आप देखिए ना, उसी बीच में आप याद करिए, नागार्जुन की याद करिए उनको। नागार्जुन ने उस दौर में, आपातकाल के दौर में, उसके पहले भी कितनी कविताएं, अद्भुत कविताएं लिखी थी, और वो कविता बड़ी मकबूल हुई थी। हिंदू जी क्या हुआ आपको, सरेआम सुनाते थे वो, कहीं कोई डर नहीं। लेकिन आज नागार्जुन होते या कबीर होते तो उनके साथ किस तरह का सलूक किया जाता, इस बात को सोच कर तो रूह फना हो जाती है। ये हम अपनी बात भी नहीं कर सकते हैं, ये इतनी बंदिशें जो हैं पूरी तरह। लेकिन बाबा नागार्जुन तो करते थे वो। और मुझे याद है, इंदू जी क्या हुआ आपको, मैं बार बार अपने मित्रों से, जो नए लोग, हम लोग तो एक कहा जाए एक धीमी गति के समाचार रहे हैं, बहुत सारा जीवन का हिस्सा बीत गया है। लेकिन जो नए लोगों से मुझे याद आ रहा है कि नागार्जुन बार बार कहा करते थे, मुझसे कहते, देखो ऐसा है कि जो लोक रूप हैं उनका इस्तेमाल होना चाहिए। बाबा ने किया, मंत्र कविता पढ़िए, जो जली ठूठ पर गई कोकिला कूद, बाल बागा कर सके, जो लिरिकल एलिमेंट्स है। देखिए, कविता कहीं अगर बौद्धिक हो गई तो बड़ा मुश्किल समझना उसको। आप सोचिए, आप किसके लिए कविताएं लिख रहे हैं? क्या उनके लिए कविताएं लिख रहे हैं जिनको समझ ही नहीं आ रहा है? भाषा एक अद्भुत औजार है। भाषा कैसे, भाषा के साथ साथ कैसे अंदाज बयां। जैसे आप मानिए इस चीज को कि मीर बड़े शायर थे, लेकिन अंदाजे बयां तो गालिब का था। मामूली बातों को इतने तरीके से कह देना कि दिल तक लग जाए वो बात। तो मुझे याद आ रहा, मैं थोड़ा कहा जाए विषयांतर होकर एक बात कहूँगा, ये इंदू जी क्या हुआ आपको, क्योंकि वो मेरे जीवन की ऐसी घटना थी जिसको मैंने बहुत सारे लोगों को सुनाया। मैं उन दिनों हापुड़ रहता था, और मुझे सौभाग्य है कि मैं बाबा के साथ बहुत सारे गुजरे। मैं वो दिल्ली रहते थे, आते रहते थे अक्सर हापुड़ में। तो एक बार, अच्छा वो कोताही करते थे, अगर आप कहिए कविता सुनाइए तो कतई नहीं सुनाएंगे। वो जो लोग उनके सानिध्य में रहे उनको पता होगा, अजीब मोट के आदमी थे, बिल्कुल नहीं सुनाएंगे। अन्य मन बातें कर रहे हैं कि कुछ जलेबी खाया जाए, चलो घुमाया जाए। तो ऐसा एक दिन था। मैं 2 उदाहरण सुनाऊंगा इसको, भले ही विषयांतर हो जाए, लेकिन मुझे लगता है बहुत ज़रूरी भी है। एक कवि की ताकत क्या होती है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम लोग गए पर एक चौराहे पर, तो जाड़े के दिनों में बाबा को अमरूद खाने का बड़ा शौक था। वो दुर्दांत दमे के मरीज थे। हम लोग गए हुए, उसके बाद वो चौराहे पर खड़े हुए, उसने मैं कविता सुनाऊंगा। अरे हम लोग हैरत में थे, भाई ये तो इतनी इनसे बातचीत की जाती है, इतना इनका मान किया, लेकिन ये कविता यहाँ क्या। आप कल्पना करिए, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते उस दृश्य को देख करके। मैं था उसमें, वो कविता सुनाई उन्होंने, इंदू जी क्या हुआ। आप जानते हैं जिस तरह कविता पाठ करते हैं वो बिल्कुल नाच गा के, पूरी मुद्राओं के साथ, और इसके साथ। और बिल्कुल अचानक देखते देखते जो करीब समझिए कि 200 लोग भीड़ आ गई। मैं हैरत में था। तो मुझे बाबा की वो बात समझ में आई कि कवियों को लोक रूप का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हमारा समाज अपना इतना शिक्षित नहीं हुआ है। मैं समाज की बात क्या करूं, जो हिंदी के लोग, हम भी शामिल उसमें हैं। हम लोग कहाँ कितने शिक्षित हैं, कितना पढ़ते लिखते रहते हैं। हमारे लिए बहुत कम वक्त बचा है पढ़ने लिखने के लिए, और समाज में तो साहित्य के लिए कोई स्पेस ही नहीं रह गया है। आप समझिए कि शहरों में जहाँ किताब की दुकानें हुआ करती थी,
अब वहाँ ब्यूटी पार्लर चल रहा है, वहाँ मोबाइल की दुकानें हैं, तो इतना पतन हो गया। आप देखिए समाज का। मैं दूसरी घटना सुना रहा हूँ आपको, वो तो अद्भुत घटना हो। हापुड़ मेरे एक दोस्त थे, बाबा को ले गए अपने फैक्ट्री में ले गए, वहाँ वो बैठे बैठे, और उन्होंने कहा बाबा मेरी डायरी पर आप कुछ लिख दीजिए ताकि आपको उपस्थिति बनी रहे यहाँ पर, मैं पढ़ता रहूँगा, याद करता रहूँगा आपको। बाबा ने वो लिखा डायरी वारी पे, फिर हम लोग चले आए। बरसों बरस बीत गए। आपको याद होगा कि एक ट्रांजिस्टर कांड हुआ था वहाँ दिल्ली में, आताइयों ने किया हुआ था। तो मेरे दोस्त जो हैं अमरीक नारंग नाम इत्तेफाक से, और जो आदमी संदिग्ध था वहाँ दिल्ली में उसका नाम भी अमरीक नारंग था। फिर वो सीबीआई की टीम हापुड़ आई जिरह करने। जैसे आप जानते हैं किस तरह जिरह करते हैं लोग, कितनी बदतमीजी के साथ करते हैं। नागरिक को नागरिक नहीं गुनहगार समझते हैं। तो उनसे जिरह करने लगे। वो खैर पहला तो ये हुआ, फिर धमकी दे के चले गए। ये धमकी दे के चले गए कि अगली बार तुम्हें कोई नहीं बचाने आएगा। दोबारा हुआ, दोबारा हुआ, फिर गिड़गिड़ाया वगैरह, फिर वो किया वो। फिर दूसरी बार भी बच गए लगभग, लेकिन धमकी बरकरार रही कि अब तुम नहीं बच पाओगे। फिर एक टीम आई बड़ी, जो बड़े वहदेदार आए सीबीआई के। आप जानते हैं सीबीआई में किस तरह के लोग होते हैं। और वो फिर लगभग 3rd डिग्री की ओर बढ़ रहे थे। अब अमरीक के सामने कोई वो नहीं था, कहाँ किसको क्या बचाएं, कैसे मैं बचूं उसको। आप सोचिए, पूरी फोर्स आ गई पूरी कि अब इनको इस पर लाद करके ले जाया जाए। वो दौड़ते ही अंदर गए, वो डायरी निकाली उन्होंने और कहा ये देखिए मेरे बारे में बाबा नागार्जुन ने क्या लिखा। जो वो सीबीआई का उच्चाधिकारी था, अरे ये नागार्जुन कैसे आपके पास पहुंच गए, सारी चीजें बताई और सारा दृश्य बदल गया। और उन्होंने कहा अच्छा तो आपको मुझे कुछ नहीं कहा। ये कविता की ताकत होती है। और साहित्य मुझे बदलता है, हमेशा बदलता है। साहित्य हमें संवेदनशील बनाता है, उसका महत्व जीवन। बड़े ही पढ़ने वाले लगातार कम होते जा रहे हैं, लेकिन यह है वास्तविक स्थिति। अब एक और कवि को याद करना चाहिए। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि जो हम लोग हैं या हमारे नौजवान दोस्त हैं जिनकी पूरी जिंदगी वे कविता के लिए बची हुई है, उनको इन बातों पर ध्यान दें। जो धूमिल की बात मैं बात कर रहा हूँ, धूमिल एक तरह से हिंदी कविता के प्रस्थान बिंदु थे। नए तरह का सौंदर्य बोध, बड़े तेवर वाली भाषा। अब सोचिए उनके कविता संग्रह का नाम होता है सड़क तक, संसद से सड़क तक। उस दौर में कविता संग्रह का नाम, कविता संग्रह के नाम भी महत्व के होते हैं ना, उससे पता चलता है कविता संग्रह के बारे में। वो कविता आपने देखी होगी, वो एक आदमी रोटी खाता है, रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, तीसरा आदमी भी है जो वो तीसरा आदमी, और वो तीसरा आदमी जो है इस देश का शासक है। लेकिन ये भी बात है मेरे देश की संसद मौन है। एक ब्रह्म की कविता सुनिए, बड़ी अद्भुत कविता है। ब्रह्म ने कहा था कि इंसाफ जनता की रोटी है। जिस तरह हमें रोज रोटी की जरूरत होती है, उसी तरह इंसाफ की रोज जरूरत होती है। कई बार जरूरत होती है, कई बार लिखा ना। अब सोचिए इंसाफ नाम की चिड़िया कहाँ रहती है दुनिया में। आप अमेरिका देख लीजिए, रूस देख लीजिए, या चीन, जो भी देश देख लीजिए, इंसाफ
जबकि संविधान में कहा गया कि सब आपको न्याय दिया जाएगा। आप देखिए बहुत सारी संस्थाएं इस देश की संदेह के घेरे में, या उस पर उन लोगों को बैठा दिया गया है। ये संस्कृति मान लीजिए है मंत्रालय, उसमें या बहुत सारी संस्थाएं हैं। मैं माफ़ करिए अगर मैं गलत कहूँ तो हिंदी की बहुत सारी संस्थाएं हैं, आकाशवाणी वगैरह इत्यादि तो ही हैं। आप सोचिए उसमें कितने असाहित्यिक लोग हैं। ये सारी संस्थाएं मतलब हज़ारों हज़ार यूनिवर्सिटीज़ और उससे ज़्यादा डिग्री कॉलेज सारी चीज़ों में, इसमें हिंदी का अध्यापन होता है, बाजाफ्ता होता है। अगर वो सक्रिय हो जाए तो पूरा मंजर बदल सकता है। लेकिन क्यों सक्रिय हो जाए? मतलब वो सरकार तो चाहती है कि ऐसे लोग हों जिनका कोई संवेदना से मतलब नहीं हो, लोग मूर्ख बने रहें, अज्ञानी बने रहें, और उसके लिए बाजाफ्ता अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को अरबों डॉलर आदमी के दिमाग बदलने में खर्च किए जा रहे हैं। आप देखिए बहुत सारे आईटी सेल हैं, सारी पार्टियों के आईटी सेल, वो आपका दिमाग बदलते हैं। मैं फिर एक व्यक्तिगत प्रसंग बता रहा हूं। मैं जिस गांव में रहता हूं उसमें 80% लोग विशेष समुदाय के, वो अद्भुत हो विशेष समुदाय, जोगी जो राजा भरथरी को गाते हैं या कबीर के पद गाते हैं। और हमारे गांव में हर चौथा आदमी गायक था। अब तो खैर वो पीढ़ी खत्म हो गई। तमाम घटनाएं, जिक्र करने की जरूरत नहीं है कि तमाम घटनाएं जो इधर समाज में घटित हुई उसे दूरी बन गई। हम लोग को पता ही नहीं चलता था कि किसके त्यौहार हैं, किसके क्या चीज़ें हैं। मैंने अपने देखा उसमें, मैं जब गांव जाता हूं तो मुझे लगता है ये मेरे ही जीवन काल में हो रहा है। मतलब इसको मैंने देखा पूरी चीज़ों को। बड़ी तकलीफ होती है कि राजनीति के लिए, सत्ता के लिए किस तरह लोगों को मतदाता बनाया जाता है। धर्म से बांटने का काम होता है, जात से बांटने का काम होता है। तो आप देखिए मीडिया, हम दो ही चीज़ों पर भरोसा करते हैं ज़्यादातर। चौथा खंभा मीडिया या न्याय व्यवस्था। आप सोचिए जो इस तरह घटनाएं हम इधर देख रहे हैं उसमें क्या इनकी भूमिका जनता के पक्ष में है? और अभी आप श्रीकांत वर्मा की भी याद करिए कि सत्ता किस तरह सलूक करती है। अपनी महत्वाकांक्षा के चलते श्रीकांत जी गए हुए थे, किस तरह लौट के आए। लेकिन क्या हुआ, जब मैं बार बार कहता हूँ बुरे वक्त में भी अच्छी कविताएं लिखी जा सकती हैं। लेकिन कल्पना करिए अगर आप वहाँ ना गए होते तो मगर जैसा कविता संग्रह नहीं आता, तो वो नहीं लिखते कि राज सुई यज्ञ पूरा हुआ, आप चक्रवर्ती हुए। वो सिर्फ कुछ प्रश्न छोड़ गए हैं, जैसे कि यह कि कौशल में विचारों कौशल अधिक दिनों तक नहीं टिक सकता, कौशल में विचारों के नहीं। अब कल्पना करिए वो विचार पर तो लगातार हमले होते जा रहे हैं, और आदमी क्या है? विचार। तो ये बहुत सारी चीजें हमारे सामने हैं, या जो आज का परिदृश्य है। मैं जब भी मुझसे कहा गया हमारा कविता हमारे समय के बारे में, तो मैं फिर बार बार वही कहता हूँ कि जो नए लोग बहुत तेजस्वी हैं, हम लोग धीमे चलने वाले लोग हैं। वो रफ्तार बढ़ गई जिंदगी की, और जब जिंदगी की रफ्तार बढ़ गई तो हर चीज़ की रफ्तार बढ़ जाती है। सारा कुछ बदल गया, सारा मूल्य बदल गया, विभाजक रेखाएं लोगों के बीच में खत्म हो गई। तो ये सब हमारी कविता में आना चाहिए। एक चीज़ और, मैं जैसे मैं शुरू में लोक जीवन की कविताओं,
तो हम जब लोक जीवन की बात करते हैं तो सिर्फ वो हमारे गांव तक महदूद नहीं होता, हमारे शहरों में भी लोग हैं। शहर को शानदार बनाने में, उसका रंग रोगन करने में हमारे ही लोग हैं। वही सड़कें चमचमाते हैं, वही बड़े बड़े वर्ग बनाते हैं। तो वहाँ भी एक वर्ग है, वो उनकी भी परवाह की जानी चाहिए। जो शहर में कभी रह रहे हैं, मैं वही उनको ध्यान देना चाहिए उन्हें। और देखिए चीजें कितनी तेजी से बदली हैं। जिस लोग जीवन को हम मोहक समझते थे, अब वो नहीं रहा। वो क्यों नहीं रहा? पूंजी का प्रवेश, पूंजी पहुंच गई वहां और पूंजी ने बिल्कुल विभाजित कर दिया। तमाम तरह की योजनाएं आएंगी मार्केट। तो हमारी कविता में ये सब चीजें आनी चाहिए, ये बदलाव कि अब गांव के दृश्य बहुत मोहक नहीं रह गए, बहुत राजनीति आ गई। शहर में तो थी ही, लेकिन हम जब थोड़ा थकते उगते थे तो पनाह लेने के लिए गांव जाते थे। अब वो भी अमृत सेन ने कहा था कि एक अद्भुत आख्या आप सब जानते होंगे कि शहरों को रहने लायक नहीं छोड़ा और गांव को रहने लायक नहीं बनाया। तो ये चीजें, तो ये पूरा तो ये लोक जीवन जो मैं कह रहा हूं, ये है जो स्थानीयता है। वो अब आप देखिए त्रिलोचन को आप लीजिए तो क्या है, स्थानीयता ही तो है। अर्जुनों को लीजिए, वो भाषा, आप मेरा दागिस्तान को क्यों याद करते हैं, या उनकी कविताओं को क्यों याद करते हैं? इसलिए याद करते हैं वो लोक जीवन के बहुत नजदीक है। और जो कविता लोक जीवन के नजदीक होगी उसमें कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा, वो कम्युनिकेट हो जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो। अच्छा, दूसरा ये कि चीज़ें बदलती हैं। जैसे मान लीजिए अब हम 21वीं सदी में पहुंच गए और 2 दशक पूरे भी हो गए, तो कविता भी बदलना चाहिए, नए नए शब्दों का प्रयोग आना चाहिए, लोक रूपों को आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि मैंने जो कुछ कहा है, अगर किसी आदमी को अदरवाइज लगा हो तो माफ करेंगे, लेकिन मेरे भीतर जो बात थी, बहुत सारी बातें हमारे भीतर हैं, आपके भीतर भी, वो प्रकट होनी चाहिए। और बहुत सारी विधाएं हैं उसके लिए, कविता, कहानी, सब चीज़ें। तो मेरा ख्याल है कि अब कविता पाठ की ओर बढ़ा जाए। तो मैं कुछ कविताएं सुनाता हूं। और पहले तो मैं तीन कविताएं शुरुआती दौर की, जिसको इसे लिखते समय बहुत भावुक हुआ था। और ये मान के चलिए आप कि ये एक तरह से मातृ वंदना ही है। हमारे यहाँ बहुत सारे जब कार्यक्रम होते हैं तो सरस्वती वंदना की जाती है, तो वो दूसरे तरह की सरस्वती वंदना है। और तो यूँ पहली कविता जो, उसको पढ़कर मुझे माँ की बहुत याद आती। गेहूं का रंग सोने के रंग से ज्यादा चटक होता है, और वह जब होता है लहलहाते हुए खेतों में तो उसे निहारते हुए भूख खत्म हो जाती है। हवाएं चलती हैं तो गेहूं के पौधे नम्रता से झुक जाते हैं। हवाएं चलती हैं तो गेहूं के पौधे नम्रता से झुक जाते हैं। उनकी गंध देर तक सीवान को महकाए रहती। गेहूं के पौधे घुंघरू की तरह बजते हैं। गेहूं के पौधे घुंघरू की तरह बजते हैं तो मुझे याद आती है खलिहान में चलती हुई माँ।
माँ कहती थी, गेहूं सबसे स्वादिष्ट अनाज है, शंख की तरह सुगढ़ दाने माँ को बहुत पसंद थे। रोटी का स्वाद खेत से शुरू होता है। अब थोड़ा इस मजदूर आंदोलन, किसानों के आंदोलन को जोड़ के सोचिए थोड़ा। माँ कहती थी, गेहूं सबसे स्वादिष्ट अनाज है, शंख की सुगढ़ दाने माँ को पसंद थे। रोटी का स्वाद खेत से शुरू होता है, लेकिन जब वह नहीं पहुंच पाता है भूखे आदमी के मुंह तक, तो भूखा आदमी भूकंप की तरह पूरे ग्लोब पे उठता है और सारी चीजें उसके इशारे पे नाच करती। एक कविता और मैं थोड़ा ये बताऊं कि मेरी माँ, जिसके साथ दुख बंदी करते करते कविता की दुनिया में दाखिल हुआ, ये कविता उन्हीं की है। उनके कॉपी से जो जिसमें वो लोकगीत लिखी, उससे कविताएं पढ़ता उड़ता रहता था। तो वे गाती थी अच्छा। वो तो ये कविता मुझे पसंद है। पसंद क्या है कि मुझे इस कविता को पढ़ना अच्छा लगता है। पसंद तो आप बताएंगे कैसा है, क्या नहीं, पाठक ही बताएंगे। प्रायः सभी स्त्रियां अच्छी होती हैं, लेकिन वो स्त्रियां भिन्न होती हैं जो गाती हैं। प्राय सभी स्त्रियां अच्छी होती हैं, लेकिन वो भिन्न होती हैं जो गाती हैं। वे दुख को सुख की तरह गाती हैं, वे दुख को सुख की तरह गाती हैं। उनके गाने से होता है बिहान, उनके स्वर में कलरव सुनाई पड़ते हैं। ऐसे एक गायक स्त्री ने मुझे जन्म दिया था। ऐसे किसी एक गायक स्त्री ने मुझे जन्म दिया था, मुझे बनाया था गीत और तल्लीन होकर गाया था। ऐसे किसी गायक स्त्री ने मुझे जन्म दिया था, मुझे बनाया था गीत और तल्लीन होके गाया था। उसके जाने के बाद मुझे गाया नहीं गया। किसी के पास नहीं था वैसा कंठ, किसी के पास नहीं थी गाने की धुन, और मैं खुद को गा नहीं सकता था। एक कविता और शुरुआती दौर की कविता है, मेरे ख्याल से वो बहुत पुरानी कविता है, और मैं एक संस्मरण के साथ उसको सुना रहा हूँ। ये कविता 80 में मेरा ख्याल अपना है कि साप्ताहिक हिंदुस्तान के रंगीन पेज पर छपी थी। उस दौर में पूरी पेज पे छपती थी वो कविता। इस कविता जब छपी तो मुझे एक बिहार के एक लड़की की एक पोस्ट कार्ड आया। उस पोस्ट कार्ड का वाक्य मुझे अब भी हिला देता है। उसने लिखा था कि क्या अंकल जी, आपके पिता इतने कमज़ोर हैं कि उनको ईश्वर की लाठी की जरूरत पड़ गई। मैं कविता सुनता हूँ बैकग्राउंड। ईश्वर एक लाठी है जिसके सहारे अब तक चल रहे हैं पिता। मैं जानता हूँ कहाँ कहाँ दरक गई है उनकी कमजोर लाठी। रात में जब सोते हैं पिता, लाठी के भीतर चलते हैं घुन, चालते हैं घुन, वो उनकी नींद में पहुंच जाते हैं। लाठी पिता का तीसरा पैर है। उन्होंने बदली नहीं है लाठी, उन्होंने बदली नहीं है लाठी, उसे तेल फुलाइल लगाकर किया है मजबूत।
कोई विपत्ति आती है तो दन्न से तान देते हैं लाठी। वो हमेशा यात्रा में ले जाते रहे साथ, और बमक कर कहते हैं, क्या दुनिया में किसी के पास होगी इतनी सुंदर और कमजोर लाठी? पिता अब तक नहीं जान पाए कि ईश्वर किस कोट की लाठी है। ये कविता वो बहुत सारे इस नाम से एक संग्रह भी आया। अब कविताओं का संभालना बच्चों के संभालने जैसा होता है। मैं देखता हूँ अब ये जो लोग जीवन में चीजें हो रही हैं, आप सब लोग वाकिफ होंगे वहाँ पे। विस्थापन जो प्लान, ये कविता बहुत पहले, मेरे ख्याल से 90 के आसपास कविता है। परिंदे कम होते जा रहे हैं, शहरों में तो पहले भी नहीं थे। और अब गांव की ये हालत है कि जो परिंदे महीने भर पहले पेड़ों पर दिखाई देते थे, वो अब स्वप्न में भी नहीं दिखाई दे रहा। सारे पेड़ जंगल झुरमुट उजड़ते जा रहे हैं। कहाँ रहेंगे परिंदे? शिकारी के लिए तो और भी सुविधा है, वे विरल जंगलों में परिंदों को खोज लेते हैं। घोंसले बनने की परिस्थितियां नहीं हैं आसपास। परिंदे सघन जंगलों की तरफ उड़ते जा रहे हैं, खोज रहे हैं घने घने पेड़। और ये पंक्ति में आपका थोड़ा ध्यान चाहूँगा, क्योंकि घटित हो रहा है। ऐसे आदमी भी कम होते जा रहे हैं गांव में। ऐसे आदमी भी कम होते जा रहे हैं गांव में। वो उड़ते जा रहे हैं कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, अपने चारों की तलाश में। वो उड़ते जा रहे हैं कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, अपने चारों की तलाश में। गांव में उनकी स्त्रियां हैं जिनके घोंसले खतरे में। तो अब कुछ और कविताएं खोजता हूँ मैं। चलिए, अब यूँ ही कोई क्रमिक नहीं जो सामने आ जाए वो भी। तो मैंने बताया नहीं, कविताओं को खोजना बहुत मुश्किल काम होता है। बच्चों की तरह होती हैं, वो गायब हो जाती हैं कहीं ना कहीं। चलिए, एक कविता दिखना। दिखना ठीक है, तुम कहीं भी दिख जाना। दिखना ठीक है, तुम कहीं भी दिख जाना, लेकिन हत्यारे के घर के सामने कभी मत दिखना, वरना तुम्हारा दिखना संदिग्ध हो जाएगा। दिखना एक कला है। डिजाइनर पोशाकों में दिखना आधुनिकता है। विचार भले ही फूहड़ हों, लेकिन ठीक ठाक कपड़े पहना हुआ आदमी एक बार तो आपको धोखे में डाल ही देता है। ज्यादा दिखना पैदा करता है वो, ज्यादा दिखना पैदा करता है वो। इसलिए कभी कभार दिख जाना, जैसे बारिश के दिनों में दिख जाते हैं इंद्रधनुष। दिख जाना आंखों में, आईनों में, सपनों में दिखकर मुझे कर देना विस्मित। बहुत विरल हुआ है हमारा दिखना, बहुत विरल हुआ है हमारा दिखना। दिख जाना भरी दुनिया में कहीं न कहीं, लेकिन उस आदमी के पास कभी मत दिखना जो अभी अभी रिहा हुआ है जेल में। अब चलिए यूँ ही जैसे हम सब लोग, मुझे लगता है
कहीं न कहीं विस्थापित हैं अपनी रोजी रोटी की खोज में। चिड़िया को भी तो अपना घोंसला छोड़ना पड़ता है दाना पानी के लिए, हम भी उसी तरह छोड़ते हैं, लेकिन वो हमारे भीतर तड़फ रहती है। हम बार बार उन जगहों पर लौटना चाहते हैं। और मैं बार बार मैं अपने लिए कह रहा हूँ, मैं बाकी के लिए क्या होगा। मैंने असली घर वही होता है बचपन का, उसके बाद भले ही हम घर बनाते रहें, नहीं बन पाता। ये कविता सुनिए उस पर। कौन सा है आपका घर, कौन सा है आपका घर, क्या वह जिसे आप स्मृतियों के साथ गांव में छोड़ आए हैं। कौन सा है आपका घर, क्या वह जिसे आप स्मृतियों के साथ गांव में छोड़ आए हैं, या वह जो शहर दर शहर तबादले के साथ बदलता रहता है। उसे घर कहना अपने आप को धोखा देना। यह वो अनजान जगह, ये जैसे एक अनजान जगह पर जमीन खरीद कर बनाते हैं, या पैसे के दम पर एक सांस में खरीद लेते हैं और अजनबियों के बीच रहने के लिए अभिशप्त हो जाते हैं। बच्चों के घर को जो अपना घर कहते हैं, बच्चों के घर को जो अपना घर कहते हैं, वो मुगालते में रहते हैं। वहाँ उनकी हैसियत प्रजा से ज़्यादा नहीं होती, उनकी ताकीद के हिसाब से काम करना पड़ता है। जिंदगी भर दौड़ते हुए हम जिस घर में रहते हैं वो रिहाइश है। जिंदगी भर दौड़ते हुए हम जिस घर में रहते हैं वो रिहाइश है, घर नहीं है। घर कहीं हमसे बहुत दूर छूट जाता है। अब एक कविता और, मुझे समय का ज्ञान नहीं है, आप मुझे बता दें तो मैं उसी रफ्तार से या धीमे सुर में जो भी हंसी कविता मैं आपको सुनाता हूँ। जिसके पास ज्यादा दुख थे वे अच्छे से हंसते थे। जिसके पास ज्यादा दुख थे वो अच्छे से हंसते थे। कम दुख वाले लोगों के चेहरों पर हंसी कम होती थी। सुख में डूबे हुए लोग शेरों के दाम बढ़ने पर हंसते थे। कि बाजार में शेर के दाम बढ़ गए तो तब हंसी आती थी उनको। लोग अपने अपने हिसाब से हंसते थे। एक की हंसी दूसरे की हंसी से भिन्न होती थी। हत्यारे और तानाशाह तलवार की धार की तरह हंसते थे। उनकी हंसी से हम लहूलुहान हो जाते थे। उम्र के साथ क्रमशः हंसी कम होती गई। हंसी के अवसर हमें ढूंढने से नहीं मिलते। हंसी कहाँ बची हुई है? हंसी सिर्फ पुराने दोस्तों के पास बची हुई है। हंसी सिर्फ पुराने दोस्तों के पास बची हुई है। जब वो मिलते हैं तो उनकी हंसी से मेज पर रखे गिलास टूट जाते हैं। एक और कविता, थोड़ी प्रेम की कविता। इस बारिश में मुझे कुछ जरूरी काम करने हैं। इस बारिश में
मुझे कुछ जरूरी काम करने हैं, सबसे पहले तो उस छाते को उड़ा देना है जो हमारे और बारिश के बीच में सबसे बड़ा व्यवधान है। कांपती हुई, उमगती हुई नदी को जी भर कर देखना है और तुम्हें याद करना है। बादल हमारे पूर्वज हैं, उनसे बदकही करनी है। वे जब आते हैं तो पूरा आकाश भर जाता है। इसी बीच जंगल घूम के आना है, तुम्हारे जूड़े के लिए चुनना है जंगली फूल और किसी अच्छे वक्त का इंतजार करना है। देखना है कि पहले से कितना ज़्यादा हरा हो गया है जंगल और उसमें कितने नए परिंदे आए हैं। उन्हें चहचहाते हुए देखना है और तुम्हारे साथ अपना पंख खोलना है। बारिश में भीगते हुए दुनिया से छिपानी है अपनी रुलाई। बारिश में भीगते हुए दुनिया से छुपानी है अपनी रुलाई और खुश खुश रहना। चलिए और कुछ कविताएं। बंजारे। बंजारे अपने कंधों पर घर लिए चलते थे। बंजारे अपने कंधों पर घर लिए चलते थे। मैं अपनी यातना के साथ चलता था। जो भी जिसके पास था, साथ था, उसी के साथ चलता था। सबके अपने अपने कंधे बोझ और ढोने के तौर तरीके थे। बहुत कम लोग अपना रास्ता तय कर पाते थे, कुछ बीच में थक कर बैठ जाते थे, लेकिन मैं अंत तक चलता रहा। मैं जितना चलता था, जितना आगे चलता था, उतना पीछे छूट जाता था। बंजारे जब दुखी होते थे तो गीत गाते थे और मैं अपनी कविताएं पढ़ता था। कुछ बंजारे कवि थे, कुछ बंजारे कवि थे और मैं उनके बीच बंजारा था। एक और कविता है चाबियों के गुच्छे। वो इस कविता को देखिए, दोस्तों पे लिखी गई कविता। हम लिखते पढ़ते हैं, फिर अपनी ज़िंदगी के लिए नए नए शहर चुनते हैं, नए नए, तो वो फिर वो बिछुड़ने का जो चीज़ें कैसे क्या क्या मिलता है। कविता के शीर्षक चाबियों के गुच्छे। वो चाबियों के गुच्छे की तरह थे, अपने अपने तालों की खोज में बिछड़ गए। जहां वे थे उससे बहुत दूर उन्हें जाना पड़ा। कोई तालों के शहर में गया, कोई तिजोरियों के देश में रम गया। किसी के ताले बेरोजगार थे, वो किसी भी हिकमत से नहीं खुलते थे। किसी के ताले बेरोजगार थे, वो किसी भी हिकमत से नहीं खुलते थे। हर चाबी की अपनी अपनी किस्मत थी। कुछ ऐसी भी चाबियां थी जिससे एक साथ कई ताले खुल जाते थे। कुछ बेमेल चाबियां थी जो तालों के स्वभाव से मेल नहीं खाती थी। उनका होना ना होने के बराबर था। उन्हें इतने दिनों के बाद बदला भी नहीं जा सकता था। उनके लिए ताले
पहाड़ी दीवार की तरह थे, खुल जा सिमसिम कहने पर भी नहीं खुलते थे। जब कभी चाबियां इकट्ठी होती थी, लोग माने जब कभी चाबियां इकट्ठी होती थीं तो एक साथ बजती थी, लेकिन पहले की तरह नहीं होती थी उनकी आवाज। चलिए गौर करते हैं। मृत भवन, वो एक मृत भवन था जिसमें मुर्दे वास करते थे। वो एक मृत भवन था जिसमें मुर्दे वास करते थे। वो एक दूसरे के खिलाफ बोलते थे, बोलते बोलते एक दूसरे की गर्दन पकड़ लेते थे। जो सबसे तेज बोलता था वो सभाध्यक्ष हो जाता था। जब मुर्दों की आवाज तेज होने लगती थी तो सभाध्यक्ष का हथौड़ा मेज पर बजने लगता था। वे जीवित लोगों के असली प्रतिनिधि थे इस जनतंत्र में। तंत्र था थोड़ा तेज बोलिए, तेज कुछ। लेकिन जन नहीं थे। पूछिए। हाँ, इधर एक 2-3 साल पहले लिखी कविताओं पे है। मेरे पास मूल पूंजी बहुत कम थी। मेरे पास मूल पूंजी बहुत कम थी, इसलिए जो कुछ भी मिला वो किस्तों में मिला। मकान खरीदा तो गाड़ी खरीदने की हैसियत न रही। प्रेम भी मुझे मुफ्त में नहीं मिला, उसके लिए भी मुझे किस्तें अदा करनी पड़ी। जिस माह में विलंबित हो जाती थी किस्त, बढ़ जाता था ब्याज, कभी कभी दुगनी हो जाती थी किस्त। ये सब संग दिल महाजन का कमाल था, वह मुझे जरा सा भी रियायत नहीं देता था। जो चीज़ें सहज में मिल जानी थी उसके लिए लंबी प्रतीक्षाएं करनी पड़ी, वो समय के बाद मिली और उनका लुत्फ जाता रहा। मनचाही चीज़ों का मिलना एक सपना था, इसलिए जो कुछ भी मेरे साथ था, पास था, उसी के बीच काम चलाना पड़ा। जीवन में बढ़ता गया उधार, मैं कई लोगों का ऋणी होता गया, मूल से भी ज्यादा हो गया ब्याज। ऋण मुक्त होने में तो खर्च हो जाती है पूरी जिंदगी, लेकिन मैं निर्ब्याज होने की कोशिश में लगा हुआ हूं। खुदा मुझे तौफीक दे। दूसरी कविता, मुझे जमीन पे रहने दो। हमें हवाई जहाज की यात्राओं में कतई दिलचस्पी नहीं है। हमें हवाई यात्राओं में कतई दिलचस्पी नहीं है, अतः उसके रोचक आख्यान सुनाकर मुझे चमकृत करने की कोशिश मत करो। मुझे हवाई यात्राओं में कतई दिलचस्पी नहीं है, अतः उसके रोचक आख्यान सुनाकर मुझे चमकृत करने की कोशिश ना करो। तुम जितना उड़ना चाहते हो उड़ो, लेकिन हमें जमीन पे रहने दो। हम पगडंडियों के लोग हैं,
कभी 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 कभार जब किसी ज़रूरी काम से जाना पड़ता है शहर, तो सड़कें हमसे हा कर मिलती हैं। इन सड़कों को हमने बनाया है, यहाँ हमारे कदमों के निशान दर्ज हैं। मुझसे मत करो दिलफरेब शहरों की बातें, हम जानते हैं कि वहाँ किस तरह के लोग रहते हैं। वे हमें मैले कुचले कपड़ों में देखकर हिकारत से मुंह फेर लेते हैं, जैसे हम उनके लिए अजूबे हों। उन्हें पता नहीं ये शहर हमारे बनाए हुए हैं, जिसमें वो चैन से रहते हैं। एक कविता और, पक्ष विपक्ष। वो जिस चीज का विरोध करते थे बाद में उसी के पक्ष में आ जाते थे। वो जिस चीज का विरोध करते थे बाद में उसी के पक्ष में आ जाते थे। कभी उन्होंने कहा ये सांप है, बाद में संशोधन आया कि इसे रस्सी समझा जाए। समय के साथ उनके कथन बदलते रहते थे। वो कभी शेर को बिल्ली और गधे को घोड़ा कहने लगते थे। जिधर पड़ला भारी होता था उधर वो चैन से बैठ जाते थे। वो अस्थायी प्रकृति के लोग नहीं थे। जिधर हवाएं चलती थी उस दिशा में पतंग की तरह उड़ जाते थे। एक और कविता है, शहरों में जो बदलाव हो रहे हैं, शहरों का जो चरित्र बदल रहा है, जो नई सभ्यताएं पूंजी या हिंसा आ रही है, वो उस शहर को, जैसे शहर लगातार मैं जिन शहरों में रहा हूँ या आप सब लोग रहे होंगे, वो किस तरह बर्बाद हो रहे हैं। हम जिस शहर में रहते थे वो शहर अब जैसे नहीं रह गए जैसे हम रहते थे, बदल गया पूरा। वो उसी को लेकर कविता। वो शहर, जो शहर अपनी आवारगी के लिए मशहूर थे, वहाँ गजब की बेगानगी है। जो शहर अपनी आवारगी के लिए मशहूर थे वहाँ गजब की बेगानगी है। जो लोग शहर को जिंदा रखे हुए थे वो बूढ़े हो चुके हैं। कुछ लोगों ने तो स्वर्ग का रास्ता तय कर लिया। उनकी संततियां पूंजी के खतरनाक खेल में उलझ चुकी हैं। कलाएं उनके लिए वक्त बर्बाद करने के अलावा कुछ भी नहीं है। वो इस शहर के लिए नहीं बेचैन होती है उनकी आत्मा। वो इससे बड़े किसी बड़े शहर का सपना देखते हैं, जिसका इस शहर से कोई वास्ता नहीं। वे इस शहर के शासक बने हुए। एक और कविता, सीख। कविता का सीख। हमारे बच्चे भले ही परिंदों से कुछ न सीख पाए हों, हमारे बच्चे भले ही परिंदों से कुछ ना सीख पाए हों, लेकिन इतना जरूर सीख जाते हैं कि जब पंख उड़ जाएं, उगाएं, तो घोंसले से उड़ जाना चाहिए। हम ही थे कि अपने घोंसले रखाते थे ताकि कोई बाज बच्चों को हमसे छीन कर न चला जाए। हम कठकरेजी नहीं थे, बस घोंसलों से इतने दूर उड़ते थे कि शाम तक घर पहुंच जाएं। मित्रों, बदल चुकी है बच्चों की दुनिया। मित्रों,
बदल चुकी है बच्चों की दुनिया, वो पैदा होते ही हमारे पिता बनने लगते हैं और हम उनके हुक्म के तामील में लग जाते हैं। ये हमारा कितना बड़ा दुख है कि बच्चे अब मासूम नहीं रह गए। एक और कविता दस्ताने। दस्ताने खरीदते हुए आदमी को देखकर डर लगता है। दस्ताने खरीदते हुए आदमी को देख के डर लगता है। दुकानदार को इस बात की फिक्र नहीं कि दस्ताने किस काम के लिए खरीदे जा रहे हैं, वह उसका दाम पाकर ही खुश है। दस्ताने हत्यारों को बचा लेते हैं। दस्ताने हत्यारों को बचा लेते हैं। अदालत तक नहीं पहुंच पाता कोई सबूत। वो इस्तेमाल के बाद कंडोम की तरफ फेंक दिए जाते हैं। दस्तानों का आविष्कार ठंड से बचने के लिए किया गया था। वो हत्यारों का बचाव करता है। एक और इसके बावजूद पृथ्वी हमसे रहने के लिए कोई किराया वसूल नहीं करती। पृथ्वी हमसे रहने के लिए कोई किराया वसूल नहीं करती। चाँद और सूरज की रोशनी के लिए हमें नहीं भरना पड़ता है बिल। प्यास बुझाने के एवज में नदी हमसे कोई शुल्क नहीं मांगती। पेड़ की छां हमें मुफ्त मिलती है। हवा के बदले हमें कुछ भी नहीं देना पड़ता। फिर भी हम धरती का सीना चीरकर उसकी संपत्ति चुरा लेते हैं। वह उफ नहीं करती। जो धरती हमें इतना कुछ देती है, उसके लिए हम कृतज्ञता तक ज्ञापित नहीं करते। एक और कविता। बेचैन समय। मैं श्रावस्ती का अनाथ पिंडक हूँ। मैं श्रावस्ती का अनाथ पिंडक हूँ। मैं हूँ सारनाथ का भिक्षु। मैं वो आखिरी आदमी हूँ जिसने बुद्ध का महापरिनिर्वाण देखा था। उस महाशोक में मैं आनंद के साथ शामिल था। फाहियान ने अपनी यात्रा विवरणों में जिस जिज्ञास का जिक्र किया था वो मैं हूँ। मैं आम्रपाली के आम्र मंजरी का पहला बौर हूँ।
मैं उस पागल कोयल की आवाज हूं जो रात्रि प्रहरों में बौद्धों को सुनाई पड़ती है। मैं अंगुलमाल के गले की 99 आदमी की निरपराध उंगली हूं। मैं धम्मपद और जातक कथाओं का पवित्र शब्द हूं। मैं बुद्ध के मैं बुद्ध के जन्म और महापरिनिर्वाण के बीच का बेचैन समय हूं। एक और कविता सबसे अच्छे पिता सबसे कम जरूरत में रहने की सलाह देते हैं। सबसे अच्छे पिता सबसे कम जरूरतों में रहने की सलाह देते हैं। माँ बताती है कि अनाज का एक दाना असरफी के बराबर होता है। माँ बताती है कि अनाज का एक दाना असरफी के बराबर होता है। एक दाना अगर खेत में गिर जाए तो उससे एक पौधा तैयार होता था। एक पौधा सैकड़ों पौधों को जन्म देता है। अच्छी बहनें घर से विदा होने के बाद माँ बाप और भाई की चिंता करती हैं। वह अपने असली घर से विलग नहीं होती हैं। जीवन में अगर अच्छे भाई मिल जाएं तो मजबूत हो जाता है कंधा, पथ हो जाता है सरल। इन सबसे ऊपर होते हैं दोस्त जिन्हें हम चुनते हैं और वे हमारा दुख चुगते हैं। चलिए एक कविता और है, कविता पाठ। मैं भेड़ों को कविता सुना रहा था और भेड़ें घास के लिए परेशान थी। मैं भेड़ों को कविता सुना रहा था और भेड़ें घास के लिए परेशान थी। चरवाही फिराक में थे कि कब गोष्ठी खत्म हो वे उनका ऊन उतार सके। अपनी छुरियां वो पहले से ही फाड़ चुके थे। मेरी परेशानी यह थी कि मैं उन्हें अच्छे श्रोताओं में बदलना चाहता था। मैं उन्हें उन हत्यारों के बारे में बताना चाहता था जो उनके लिए हर साल एक कत्लगढ़ बनाने का काम करते हैं। मैं कोई जादूगर नहीं, कवि था। मेरे लिए सोचना बेईमानी नहीं था कि भले ही कुछ ना बदले लेकिन बदलने की कोशिश बेकार नहीं जाती। भेड़ें अपनी सभा में अपने खुद से कान खुजा रही थी। कुछ कविता सुनने के बजाय मिमिया रही थी। चरवाहों ने कहा कि आप कुछ भी कर लें, भेड़ें कविता सुनने के विरुद्ध हैं। उन्हें घास का बहुत बड़ा मैदान और मुझे ऊन चाहिए जिससे मैं लोगों को ठंड से बचा सकूं। पहली बार मुझे लगा कि भेड़ों को कविता सुनाना कठिन काम है। पहली बार मुझे लगा
कि भेड़ों को कविता सुनाना कठिन काम है, लेकिन मैं इस कोशिश में लगा हुआ हूँ कि बेशक भेड़ें दुनिया की स्वादिष्ट घास खाएं, लेकिन कभी तो मेरी कविता भी तो सुन लें। एक और पुतलों का कारोबार। कुछ लोग पिछले कई सालों से पुतले बनाने का कारोबार कर रहे हैं। कुछ लोग पिछले कई सालों से पुतले बनाने का कारोबार कर रहे हैं। पुतले आदमी के मूल शक्ल से ज्यादा वास्तविक दिखते हैं, अंत तक असली नकली का भ्रम बना रहता है। कुछ रहस्यवादी बताते हैं कि पुतले रात के अंधेरे में बातचीत करते हैं। उन्हें देखकर जासूसी फिल्मों की याद आती है। वो दिन में सहज दिखते हैं और रात में हो जाते हैं डरावने। वे नींद में चलने लगते हैं। जिन लोगों का पुतला बनाया जाता है, जिन लोगों का पुतला बनाया जाता है, पहले उनकी नाप जोख की जाती है। मसलन उनके पैर कितने लंबे हैं, कितनी दूरी का है उनका हाथ, नितंब कितने गोल हैं, उन्हें झुकने में कोई दिक्कत तो नहीं है। उनकी देह की पैमाइश की जाती है, तैयार किया जाता है भूगोल। जो इतिहास में अमर होना चाहते हैं वो खुशी खुशी पुतले बनवाने के तैयार हो जाते हैं। जो इतिहास में अमर होना चाहते हैं वो खुशी खुशी पुतले बनवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे जानते हैं कि उनसे ज्यादा उनके पुतले देखे जाएंगे। मृत्यु के बाद तो वो अजायब घर में मौजूद रहेंगे। पुतलों के अस्तबल में दुनिया के मशहूर पुतले हैं। पुतलों के अस्तबल में दुनिया के मशहूर पुतले हैं। उन्हें हजारों लोग रोज देखते हैं। पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों के पुतले ज्यादा उत्तेजक होते हैं। पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों के पुतले ज्यादा उत्तेजक होते हैं। उनकी देह के संवेदनशील स्थलों को आक्रामक बनाया जाता है। उनकी देह के संवेदनशील स्थलों को आक्रामक बनाया जाता है ताकि लोगों में पैदा हो सके जुनून। मजदूर कोई प्रसिद्ध आदमी नहीं होता, इसलिए उसके पुतले नहीं बनाए जाते। मजदूर कोई प्रसिद्ध आदमी नहीं हो जिससे उसके पुतले नहीं बनाए जाते। हालांकि पुतलों का असली सूत्रधार वही है। देखते देखते पुतलों का संसार बस जाएगा। देखते देखते पुतलों का संसार बस जाएगा। पुतले नाचेंगे, गाएंगे, हमारी तरह करेंगे हरकत। देखते देखते पुतलों का संसार बस जाएगा। पुतले गाएंगे, नाचेंगे, हमारी तरह करेंगे हरकत। उनके हाथों में अगर तलवार थमा दी जाए तो वो लड़ने भी लग जाएंगे। एक दिन इस तरह एक दिन पुतले हमें अपदस्थ कर देंगे और हम उनके
गुलाम बन जाएगा। चलिए एक और कविता, बहुत सारी कविताएं होगी, मुझे बताया जाना चाहिए कि उसको कितना वक्त है अभी, उसको हमारे कितना वक्त है अभी इससे। तो बताइए आप बोलते रहिए, आप लाइव मैं वक्त, एक दूसरी कविता है, खोल दीजिए। प्रूफ रीडर। लेखक से ज्यादा ताकतवर होता है प्रूफ रीडर। लेखक से ज्यादा ताकतवर होता है प्रूफ रीडर। वो पूरा का पूरा वाक्य बदल सकता है, उसके एक शब्द बदलने से मूल या आशय गायब हो जाते हैं। वो कुछ भी ना करे, सिर्फ नुक्ते बदल दे तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। वो कुछ ना करे, सिर्फ नुक्ते बदल दे तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। कितनी भी पाक साफ हो पांडुलिपि, प्रूफ रीडर गलतियां खोज लेता है। आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते। वो शब्दों की दुनिया का पुराना खिलाड़ी है। वो रोज सैकड़ों पृष्ठ पढ़ता है, वो लेखक की चूक पकड़ लेता है। अगर प्रूफ रीडर नाराज हो जाए, अगर प्रूफ रीडर नाराज हो जाए तो बड़े बड़े लेखकों की धज्जियां उड़ा सकता है। इतिहासकारों को प्रूफ रीडरों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हुकूमत की नजर प्रूफ रीडरों पर ज्यादा होती है। वो सुविधानुसार प्रूफ रीडरों को बदलते रहते। सातिर प्रूफ रीडर इतिहास की किताबों के हर्फ इस ढंग से बदलते हैं कि लेखक को अंत तक पता नहीं चलता है। पाठक उसे पढ़कर बर्बर काल में चले जाते। इसलिए अपने लिखे हुए को ठीक से जांच लें। इसलिए अपने लिखे हुए को ठीक से जांच लें और विश्वसनीय प्रूफ रीडर का चुनाव करें। और चलिए फिर एक और कविता होती है, अच्छे माइकस। वो अच्छे माइकस थे। जिस दिन मैं नहीं मिलती थी उस दिन लहू पीने से परहेज नहीं करते थे। वो अच्छे माइकस थे। जिस दिन मैं नहीं मिलती थी उस दिन लहू पीने से परहेज नहीं करते थे। जैसे वे होश में आते थे प्यालों की तरफ बढ़ जाते थे उनके हाथ। उनके हम प्याला कम बदमाश नहीं थे। उनके हम प्याला कम बदमाश नहीं थे। वो उन्हें खमीर से शराब बनाने की अनोखी विधियां बताते थे। उनके हम प्याला कम बदमाश नहीं थे। उन्हें खमीर से शराब बनाने की अनोखी विधियां बताते थे। हमारे अंगूर के बाग, महुए के पेड़ वीरान होते गए और उनका नशा बढ़ता गया। वो हमारे अनाज से शराब बनाने लगे। वो हमारे अनाज से शराब बनाने लगे। हमारी थाली में कम होने लगी रोटियां। एक तरफ उनकी तलब है, एक तरफ उनकी तलब है, दूसरी ओर हमारे भूख की ताकत। देखना यह है
कौन किस पर भारी पड़ता है। ये कविता और मैं सुना रहा हूँ। गांव के एक बंद मकान को लेकर मैं कहीं आंकड़ा पढ़ रहा तो पता चला कि देश में कम से कम करोड़ों मकान बंद हैं। मैं जिस गांव में रहता हूँ उसमें 5-6 मकान तो बंद ही हैं, लोग ही नहीं हैं। शहर में गए तो लौटे ही नहीं, ये कभी छठे छमाह से या 2-4 साल में लौट आए। तो वो उस अकेले मकान को, और मैं जिस मकान में रहता हूँ वो भी अकेला, कोई नहीं रहता, हम ही लोग जाते हैं तो उसको फिर ठीक ठाक करते रहते हैं। वो दृश्य वो मेरे दिमाग में, एक गांव के एक बंद मकान को लेकर कभी कभी वहां आ जाती हैं हवाएं। बंद मकान, कभी कभी वहां आ जाती हैं हवाएं, दरवाजों और खिड़कियों को छू कर चली जाती है। भीतर से आती है आवाज, यहाँ कोई नहीं रहता, यहाँ कोई नहीं रहता। भूले भटके मकान के मुंडेर पर आ जाते हैं परिंदे, और मकान के अकेलेपन से डर कर उड़ जाते हैं। भूले भटके मकान के मुंडेर पर आ जाते हैं परिंदे, और मकान के अकेलेपन से डर कर उड़ जाते हैं। दरवाजे पर बेतरतीब उग गई है घास, वहाँ चींटियों ने बना लिए हैं घर, वो यहाँ बेखौफ रह रहे हैं। कुत्ते यहाँ आकर नहीं भूखते, क्योंकि उन्हें पता क्योंकि वहाँ किसी के होने की आहट ही नहीं है। कुत्ते यहाँ आकर नहीं भूखते क्योंकि वहाँ किसी के होने की आहट नहीं है। जो बरसों पहले इस मकान में रहते थे, इस मकान को छोड़कर शहर में चले गए। कुछ साल बाद यहाँ आते हैं। जब वो इस मकान में दाखिल होते हैं तो लगता है वो किसी दूसरे के घर में प्रवेश कर रहे हैं, इतने अजूबेपन। वो जब इस मकान में दाखिल होते हैं तो लगता है वो दूसरे के घर में प्रवेश कर रहे हैं। एक दिन घर की सफाई में खर्च हो जाता है, अगले दिन वो इत्मीनान की सांस लेते हैं। कुछ लोग उनसे मिलने आते हैं, पूछते हैं राजी खुशी, और जवाब में उनकी आंखें भर आती। हफ्ते 2 हफ्ते रहकर वो फिर मकान छोड़कर चले जाते हैं। जितनी बार वो घर छोड़कर जाते हैं, जितनी बार वो घर छोड़कर जाते हैं, उतनी बार ये घर बेमौत मरता है। बहुत पुरानी कविता, एक मारा जाना। बहुत आम हो गया हमारा मारा जाना, बहुत आम हो गया हमारा मारा जाना। बहुत अस्वाभाविक होती जा रही है हमारी मृत्यु। हम मार दिए जाते हैं दुर्घटनाओं में, आंकड़ों में, अखबारों में। हम मार दिए जाते हैं दुर्घटनाओं में, आंकड़ों में, अखबारों में। हमें रेस का घोड़ा बनाकर दौड़ाया जाता है, और हारने पर मार दिया जाता है। हम जितना बचने की कोशिश करते हैं, हम जितना बचने की कोशिश करते हैं, उतना ही हमें मार दिया जाता है।
हमें इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि हम चुप रहते हैं। एक कविता और, सभ्यता। वह हमें सभ्य बनाने आए थे, वह हमें सभ्य बनाने आए थे। उन्होंने हमें हाथ की जगह छुरी कांटे से खाना सिखाया। वो हमें सभ्य बनाने आए थे। उन्होंने हमें हाथ की जगह छुरी कांटे से खाना सिखाया, हाथ को मुंह से दूर किया। उन्होंने हमें पीना सिखाया, स्त्रियों में जगाई दिलचस्पी, उसे आनंद की वस्तु बताया। उन्होंने हमें झुकने के तौर तरीके बताए और कहा, सफल होने के लिए झुकना अच्छा व्यायाम है। उन्होंने हमें झुकने के तौर तरीके बताए और कहा, सफल होने के लिए झुकना अच्छा व्यायाम है। उन्होंने जंगलों में डाक बंगले बनवाए, उसे मजलूम औरतों की चीखों से गुलजार किया। शेर और हिरणों का किया शिकार और उसकी त्वचा से अपने दीवान खाने की रौनक बढ़ाई। उन्होंने हमारे पोशाक नहीं, विचार भी बदले। उन्होंने हमारे पोशाक नहीं, विचार भी बदले। परंपरागत पहनावे की जगह हमें सूट बूट से सुसज्जित किया। हमारे हाथ में फूल की जगह सिगार थमाया और कहा, धुएं के बादल उड़ाओ, जरूर बारिश होगी। लेकिन हम उन धुओं के बीच उलझ के रह गए। उन्होंने शहरों में सिविल लाइंस बनाए, वहां भारतीयों और कुत्तों का आना वर्जित किया। सिविल लाइन उनकी ऐशगाह थी जहां उनकी मेमे पियानो के धुन पर नाचती थी और उनकी बाह थामे उनके ओठों पर वो गिर जाते थे। सभी बनते बनते हम उनके गुलाम हो गए। सभी बनते बनते हम उनके गुलाम हो गए। उनके सामने पालतू जानवर की तरह अपनी दुम हिलाने लगे। वो कहते सटअप टॉमी, वो कहते सटअप टॉमी। हमारे पूंछ की हरकत रुक जाती थी। वे हमें बांट कर चले गए, हम बढ़ते रहे। वो हमें बांट कर चले गए, हम बढ़ते रहे। कुछ उन्होंने बांटा, कुछ आज़ादी के बाद हमारे रहनुमा हमें बांटते रहे। कुछ हमें बांट कर चले गए, हम बढ़ते रहे। कुछ उन्होंने बांटा, कुछ आज़ादी के बाद हमारे रहनुमा हमें बांटते रहे। दुश्मनों के हाथ कम, दुश्मनों के हाथ कम, दोस्तों के हाथ ज्यादा बढ़ते रहे। हम कभी प्रजा नहीं रहे। हम कभी प्रजा नहीं रहे। हमने सबको अपने साथ खेलने की आजादी थी। हम कभी प्रजा नहीं रहे। हम कभी प्रजा नहीं, मोहरे थे। हमने सबको अपने साथ खेलने की आजादी दी। अब हम मोहरे भी नहीं रहे, बाजार की वस्तु बन गए। अब हम मोहरे भी नहीं रहे, बाजार की वस्तु बन गए हैं। जिसके पास ताकत है वो हमें खरीद रहा है।
पूछ लो टाइम का। बस एक दो कविता और बस उनके मेरे ख्याल से 2-3 कविता का वक्त दीजिए आप। एक दूसरे भावों को, मेरा चेहरा। मेरा चेहरा मेरे भाई से बहुत मिलता है, कभी कभी लोग धोखा खा जाते हैं। मेरा चेहरा मेरे भाई से बहुत मिलता है, कभी कभी लोग धोखा खा जाते हैं। भले ही हमारा चेहरा एक दूसरे से मिलता हो, लेकिन हमारी आदतें एक दूसरे से भिन्न हैं। जैसे मेरा भाई दुनियादार आदमी है, मैं दुनियादार नहीं हो पाया। मैं जिंदगी भर दिल से सोचता रहा और धोखा खाता रहा। भाई के साथ ऐसा कुछ नहीं, उसे धोखा देना कठिन है, असंभव है। तो ये तय रहा कि आदमी का चेहरा मिल सकता, आदतें नहीं। जहां मैं नहीं जाता वहां मेरा भाई जाता है। कभी कभी लोग कहते हैं तुम्हें दिल्ली में देखा है, लोग झूठ कहते हैं, वो मैं नहीं, मेरा भाई रहा होगा। भाई को शौक सभाओं में जाने का शौक है, मुझे नहीं। मुझे अपनी नहीं, दूसरों की मृत्यु से डर लगता है। पिता के बारे में भाई और मेरी राय अलग अलग है। जहाँ तक माँ का सवाल है, हम दोनों सहमत हैं। वो हम दोनों को बहुत प्यार करती थी। माँ की मृत्यु के बाद हम लोगों का रोना एक तरह था। वह रोता था तो मेरा चेहरा भीगता था, मैं रोता था तो उसका चेहरा आंसुओं से ढक जाता था। और आखिरी कविता है जो रियलिटी है हमारे ज़माने की, या हम जो सोचते हैं इसी दुनिया में, इसे काव्य पाठ का उपसंहार समझ लीजिए। सुगना होते तो जंगल की तरफ उड़ जाते, सुगना होते तो जंगल की तरफ उड़ जाते, मछली होते तो नदी नदी होकर पहुंचते समंदर, हवा होते तो बांस के जंगलों में बांसुरी की तरह बजते। सुगना होते तो जंगल की तरफ उड़ जाते, मछली होते तो नदी नदी होकर पहुंचते समंदर, हवा होते तो बांस के जंगलों में बांसुरी की तरह बजते। साधु हम मनुष्य हैं, हमें अपने दुख सुख के साथ इसी दुनिया में रहना। आप सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, खासकर मुक्तिपथ का, जो जितने भी मेरे साथी हैं जिस कार्यक्रम के संचालन में जिनको और जो मुझे सुन रहे हैं, उन सभी को मेरा हृदय से आभार। और मेरे लिए एक नया अनुभव था, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों से, इन सब चीज़ों से, टेक्नोलॉजी की जो चीज़ें बचता रहता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि अच्छा ही हुआ। और आशीष जी जहाँ भी हो सुन रहे हों, वो तो सूत्रधार हैं इस पूरे कार्यक्रम के, और उन्होंने मुझे अवसर दिया, और सारे लोग मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपका ये रविवार सुखद हो। धन्यवाद।